गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है ये पढ़ने से पहले, ये बताने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है, उसकी सहायता से हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। और ये जो विद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मीडियम पर, आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर। यानी या तो माध्यम होगा या माध्यम नहीं होगा। तो हमने दोनों कंडीशन के अंदर विद्युत बल का मान ज्ञात किया कूलाम के नियम की सहायता से। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि दो आवेश हैं, उनके मध्य कोई माध्यम उपस्थित है, तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। फिर इसी के साथ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक परिभाषा पढ़ी थी जिसे हमने कहा था पैरावैद्युतांक, जिसे हमने प्रदर्शित किया था किससे? के से। ठीक है, जिसकी परिभाषा क्या थी कि निर्वात में कार्यरत विद्युत बल माध्यम में कार्यरत विद्युत बल की तुलना में जितना गुना अधिक होगा, उस मान को ही, उस भौतिक राशि को ही उस माध्यम का क्या कहा जाता है? पैरावैद्युतांक। ठीक है, अब फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था जो इसी कूलाम के नियम के ऊपर आधारित था। और उसी श्रेणी में मैं अब आपके सामने हूं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा गौर से समझना। क्वेश्चन दे रखा है निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F0 है। पहली चीज, माध्यम कैसा है? निर्वात है। ठीक है, विद्युत बल कितना है? F0 है। विद्युत बल का मान कितना है? F0 है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। फिर आगे, यदि इन आवेशों के मध्य की दूरी को 1/3 कर दिया जाए, यदि इन आवेशों के मध्य की दूरी को 1/3 कर दिया जाए तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये बात हमें सोल्व करनी है। तो थोड़ा गौर से ध्यान से देखना। आपको जो जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या दे रखा है? पहली चीज, माध्यम कैसा है? निर्वात। ठीक है, फिर दूसरी बात, निर्वात में आवेशों के मध्य बल कितना है? F0। फिर दूरी भी नहीं दे रखी, बल भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमें कुछ मानना पड़ेगा। और मानने के लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। आपके पास कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। तो मैंने एक आवेश यहां मान लिया, ये लीजिए, और एक आवेश यहां पर मान लिया। पहला आवेश मान लिया हमने Q1, दूसरा आवेश हमने मान लिया कितना है? Q2। ठीक है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो दूरी हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, अब यदि ये इस स्थिति में पड़े हैं तो इनके मध्य विद्युत बल का मान कितना दे रखा है? F0। तो ये यहां पर लिख लेते हैं कि इस स्थिति में विद्युत बल कितना है? F0। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। आगे क्या बता रखा है? आगे बता रखा है यदि इन आवेशों के मध्य की दूरी को 1/3 कर दिया जाए। पुरानी दूरी कितनी है? R। अब नई दूरी है, वो R की कितनी गुना होगी? 1/3, यानी 1/3 गुना। तो दूसरी कंडीशन इधर लिख लेते हैं। नई दूरी, देखो पुराने आवेश कितने हैं? Q1 और Q2। तो नए आवेश का मान भी वही रहेगा, Q1 और Q2, क्योंकि कहीं भी आवेश को चेंज नहीं बता रखा। ठीक है, पुराना बल कितना है? F0। और नया बल आपको पूछा गया है, तो नया बल हम मान लेते हैं क्या है? F'। और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पूछा जा रहा है ना विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विद्युत बल का मान क्या होगा? तो पुराना विद्युत बल है F0, नया हमने मान लिया F'। ठीक है, अब बल क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमने दूरी में चेंज किया है। तो पुरानी दूरी कितनी है? R। तो नई इससे कुछ अलग होगी। नई दूरी हमने मान ली क्या है? R'। R' का मान कितना है? पुरानी दूरी का 1/3। तो ये तो पुरानी दूरी R, और 1/3 का मतलब 1/3 गुना। ठीक है, सोल्व कर दो, तो ये हो गया R/3। ठीक है, अब पूछा जा रहा है किसका मान? F' का। F' का मान ज्ञात करने के लिए पहले कूलाम का नियम लागू करके F0 का सूत्र बना लेते हैं हम यहां पर। तो मैं लिख रहा हूं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से विद्युत बल ज्ञात करने का सूत्र, निर्वात में F0 मान है, F0 बराबर क्या होगा? K, क्योंकि निर्वात है,
इसलिए 1/4πε0 की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, के पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश Q2 बटा r²। ये तो निर्वात की स्थिति है, ठीक है। अब दूरी में चेंज कर रहे हैं तो दूरी बदल कर क्या हो गई, r', यहां तो थी r, यहां हो गई r'। अब दूरी बदल रही है तो बल का मान भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि बल किस पर निर्भर करता है, दूरी पर और माध्यम पर। तो माध्यम तो सेम है दोनों कंडीशन में, केवल बदलाव किस में हो रहा है, दूरी में। अब दूरी बदल जाएगी तो विद्युत बल का मान भी बदल जाएगा, इसलिए बदला हुआ विद्युत बल हमने क्या मान लिया, F', और यही हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। देखो वापस से इधर भी कूलाम का नियम लागू करेंगे दूसरी कंडीशन में। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, यही सूत्र था, तो इसमें F0 की जगह क्या हो जाएगा, F'। भाई यहाँ तो विद्युत बल था F0, अब बदल गया, कितना हो गया, F' बराबर माध्यम वही है निर्वात, तो K पहले आवेश का मान यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1, दूसरे आवेश का मान इधर Q2, इधर भी Q2, तो K Q1 Q2 बटा r²। यहां तो दूरी का काम कर रहा था r, यहां पर दूरी कौन है, r', इसलिए अब इस दूसरी कंडीशन में r की जगह क्या हो गया, r' का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। मान रख दीजिए r' का मान पड़ा है कितना है, r/3 रखो यहां पर, तो ये हो गया F' बराबर K Q1 Q2 बटा, इसकी जगह हो गया r/3 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा F' बराबर K Q1 Q2 बटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये क्या बनेगा, r का स्क्वायर r² और 3 का स्क्वायर बटा 9। ये डबल बटा गया, 9 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बनेगी समीकरण, F' बराबर 9, फिर आगे K Q1 Q2 बटा r²। ठीक है। अब देखो ये निर्वात में ये बल का मान लगाया था, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये हो गया, आप देख रहे हैं F0 किसके बराबर है, K Q1 Q2 बटा r² के, तो ये इतना था मान, जहां कहीं भी होगा उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, F0, तो रख दीजिए, ये पड़ा है ना, ये रहा K Q1 Q2 बटा r², इसकी जगह क्या रख दूंगा, F0, तो बना, हम लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, F' बराबर 9 और इतने ते मान की जगह क्या लिख दिया हमने, F0, तो नया विद्युत बल F' बराबर कितना हो गया, 9F0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने आवेशों का मान नियत रखते हुए और माध्यम का मान नियत रखते हुए केवल आवेशों के मध्य की दूरी में बदलाव किया, दूरी को घटा दिया, तो विद्युत बल के मान में क्या होगी, विद्युत बल के मान में होगी वृद्धि, और वृद्धि होकर विद्युत बल का मान कितना हो गया, 9F0। निर्वात में तो कितना था, निर्वात में तो था F0, और जब हमने दूरी के मान में कमी की, कितनी कमी, 1/1/3, तो विद्युत बल का मान हो गया 9F0। हमें इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बार इस क्वेश्चन में हम माध्यम को भी शामिल कर रहे हैं कि यदि निर्वात के स्थान पर यदि कोई माध्यम की स्थिति हो तो उस स्थिति के अंदर हम विद्युत बल का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य 30 न्यूटन विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत बल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 न्यूटन। ठीक है, यदि इन आवेशों को दो पैराविद्युतांक वाले माध्यम की पहचान किससे होगी, पैराविद्युतांक से, तो माध्यम का पैराविद्युतांक कितना दे रखा है, 2। अब इसके आगे कोई मात्रक नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि पैराविद्युतांक खुद एक मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि होती है। तो माध्यम के पैराविद्युतांक का मान दे रखा है 2 वाले किसी माध्यम में रखा जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। यानी जब निर्वात में पड़े हैं तो विद्युत बल कितना है, 30 न्यूटन, और उसी स्थिति में उनको उठाकर किस में रख दे, माध्यम में, और माध्यम का पैराविद्युतांक कितना हो, 2, तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान क्या होगा। यानी ज्ञात क्या करना आपको, विद्युत बल किस में ज्ञात करना है, माध्यम में। दे किस में रखा है, निर्वात में,
इसके अलावा क्या दे रखा है, माध्यम का पैरा वैद्युतांक। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए जो जो दे रखा है वो लिखते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो, निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान कितना है, 30 न्यूटन। तो निर्वात में विद्युत बल को किससे दर्शा रहे हैं, F0 से। F0 बराबर आपको दे रखा है 30 न्यूटन, ठीक है। फिर आगे इन आवेशों को दो पैरावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं, K से। K बराबर कितना है, 2। और फिर क्या कहा जा रहा है कि किसी माध्यम में रखा जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा, विद्युत बल ज्ञात करना है, लेकिन किस में ज्ञात करना है, माध्यम में। और माध्यम में विद्युत बल को किससे दर्शाते हैं, Fm से, ठीक है। अब देखो इन तीनों के मध्य कोई संबंध का हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कि माध्यम में विद्युत बल Fm बराबर होता है, किसके बराबर होता है, निर्वात में विद्युत बल बटा माध्यम का पैरा वैद्युतांक। बस इसमें मान रखना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो रखिए Fm हमें ज्ञात करना है, Fm बराबर F0 का मान 30, तो ये लीजिए 30 और बटा में K बराबर कितना है, 2, सरल कर दो, ये कितना हो गया 15 न्यूटन। ये लो, यानी जब दोनों आवेश निर्वात में पड़े तो विद्युत बल कितना है 30, और माध्यम में रखेंगे तो विद्युत बल के मान में होगी कमी और घटकर, यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक 2 है तो विद्युत बल का मान घटकर कितना हो गया, आधा, और घटकर कितना हो गया 15 न्यूटन, ठीक है। ये कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। अब हम अपनी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा गौर से समझेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। आज की क्लास में अब हमें पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो पीछे हमने जब कूलाम का नियम पढ़ा था तो हमने लिखा था कूलाम के नियम का सदिश रूप, विद्युत बल का सदिश रूप पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ रहे सदिश निरूपण, यानी इस पॉइंट के अंदर हमें यह पढ़ना है कि कूलाम के नियम की सहायता से जो ये विद्युत बल हम ज्ञात कर रहे हैं, ये और कौन कौन सी बातें हमें बताता है, ठीक है। यानी विद्युत बल से जुड़ी हुई मुख्य बात क्या है, वो बताने के लिए हम किसका प्रयोग करें, कूलाम के नियम का कौन सा रूप काम में ले रहे हैं, सदिश निरूपण, ठीक है। अब देखिए इस सदिश निरूपण को समझने के लिए सबसे पहले हम दो आवेश काम में ले रहे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समान प्रकृति के लो चाहे विपरीत प्रकृति के लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी इस निरूपण को समझने के लिए समान प्रकृति के दो आवेश काम में ले रहा हूं, एक ले रहा हूं Q1, एक काम में ले रहा हूं Q2, ठीक है। वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से क्या रखे गए हैं, कुछ दूरी पर। अब रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई तल चाहिए, कोई पृष्ठ चाहिए। इसलिए मैं इस बोर्ड को एक पृष्ठ की भांति मान रहा हूं। बोर्ड को पृष्ठ की भांति मानूंगा तो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, यानी कौन सा तल हो गया, X और Y। मैं बना देता हूं, देखिएगा। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझने के लिए ये हमने एक XY तल या XY पृष्ठ काम में लिया। ये हो गई आपकी XX, ये हो गया मूल बिंदु, और ये हो गई YX, ठीक है। अब इस XY तल में दो आवेश रखे गए। सपोज करो, मान लो कि यहां पर पहला आवेश रखा गया है और यहां पर एक हमारे पास में दूसरा आवेश रखा गया है, यहां मान लेते हैं, ये लो, ठीक है। दो बिंदु आवेश रखे गए, पहले आवेश का मान है Q1 और दूसरे आवेश का मान है Q2, ठीक है। अब देखो ये दोनों आवेश रखे हैं तो इनकी कोई ना कोई तो स्थिति होगी, ठीक है। और किसी भी आवेश की स्थिति को दर्शाने के लिए हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, किसका प्रयोग करते हैं, स्थिति सदिश का। किसका प्रयोग करेंगे,
स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए कि कौन सी रेखा स्थिति सदिश को दर्शाएगी, इसको प्रदर्शित करने के लिए जहां पर आवेश रखा गया है उस आवेश की स्थिति को किससे मिला देंगे, मूल बिंदु से। इसी प्रकार दूसरे को मिलाएंगे तो हमारे पास में कितने स्थिति सदिश मिलेंगे, 2। ठीक है, तो जैसे मैं मिलाता हूं, देखिए यदि Q1 की स्थिति को हम मूल बिंदु से मिलाते हैं ऐसे, ये लीजिए, तो ये जो रेखा है O से लेकर Q1 तक की ये जो दूरी है या रेखा है, ये पहले आवेश की स्थिति को सदिश रूप में दर्शाएगी। इसी प्रकार मूल बिंदु को Q2 से मिला देते हैं सीधी रेखा के द्वारा, तो ये दूसरे आवेश का क्या बन जाएगा, स्थिति सदिश। तो बनाओ, ये पहले आवेश की स्थिति सदिश है, इसे मैंने मान लिया सदिश R1। स्थिति सदिश एक प्रकार का सदिश है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे आवेश की स्थिति को दर्शाने के लिए हमने स्थिति सदिश मान लिया सदिश R2। ठीक है, ये इन दोनों आवेशों के मध्य की ये जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के मध्य की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम R के द्वारा दर्शाएंगे। आवेशों के मध्य की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, R के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। देखो क्या है, दोनों आवेश हैं वो समान प्रकृति के हैं। इसका मतलब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, इस बात का क्या मतलब निकला, इस बात का मतलब निकला कि पहला आवेश दूसरे को बाहर की ओर दिखाएगा और दूसरा आवेश पहले को बाहर की ओर दिखाएगा। यानी यहां पर टोटल कितने विद्युत बल लग रहे हैं, 2। एक पहले के कारण दूसरे पर और एक लग रहा है दूसरे के कारण पहले पर। ठीक है, और प्रतिकर्षण के रूप में विद्युत बल काम करेंगे, इसका मतलब दोनों की दिशा परस्पर क्या रहेगी, विपरीत। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस डायग्राम के अंदर कितने विद्युत बल कार्य करेंगे, 2। ठीक है, तो मैं दर्शा देता हूं। देखो, दूसरा आवेश है वो पहले पर विद्युत बल सीधी रेखा के अनुदिश काम करेगा, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। अंदर की ओर काम करेगा तब तो आकर्षण बल, और बाहर की ओर काम करेगा तो प्रतिकर्षण बल। यहां प्रकृति समान है इसलिए कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो दूसरा आवेश पहले को बाहर की ओर दिखाएगा सीधी रेखा के अनुदिश, ये लो, ये एक पहला विद्युत बल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार पहला भी इसको बाहर की ओर दिखाएगा सीधी रेखा के अनुदिश, ये लो, ये दूसरा विद्युत बल। यानी हमारे पास में कितने विद्युत बल हो गए, 2। मैं इसको थोड़ी सीधी रेखा बना देता हूं। हमारे पास में यहां पर कितने विद्युत बल हो गए, 2। बल को किससे दर्शाते हैं, F से। एक बल F, ये भी बल हो गया F। अब देखो दोनों को F से दर्शाएंगे तो फिर अंतर कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं इनको नंबर लगा देता हूं। देखो, ये जो बल है ये वाला, ये पहले के कारण लग रहा है, किस पर लग रहा है, दूसरे पर। तो जिस पर लग रहा है उसका नंबर पहले, तो दूसरे पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, पहले के कारण, उसका नंबर बाद में। ठीक है, इसी प्रकार ये जो बल है ये किस पर लग रहा है, पहले पर। किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण। तो जिस पर लग रहा है उसका नंबर तो पहले, और जिसके कारण लग रहा है उसका नंबर बाद में। ठीक है, तो कितने विद्युत बल हो गए, 2। एक हो गया F12 और एक हो गया F21। 1-2 का मतलब दूसरे के कारण पहले पर, और 2-1 का मतलब पहले के कारण दूसरे पर। कौन सा निरूपण पढ़ रहे हैं, सदिश। तो इन दोनों बलों को हमने सदिश रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, जब आप ये सदिश रूप में विद्युत बल ज्ञात करोगे तो इन दोनों आवेशों के मध्य की ये जो दूरी है वो विस्थापन का काम करेगी। ठीक है, तो दूरियां भी 2 हो जाएंगे, एक तरह से विस्थापन भी 2 हो जाएंगे। एक होगा R, एक तो हो जाएगा R12 सदिश, और एक इसका उल्टा दिशा विपरीत होने के कारण R21 सदिश। देखना सब लोग ध्यान से, जब आप F12 सदिश पहले के ऊपर दूसरे के कारण, यहां से बल स्टार्ट हुआ, किस पर लग रहा है, पहले पर, तो दूरी यहां से स्टार्ट, यहां पर खत्म। ठीक है, तो एक तो ये विस्थापन हो गया, इस विस्थापन को तो हमने मान लिया R12 सदिश। एक इस बल के लिए विस्थापन स्टार्ट होगा Q1 से, खत्म होगा Q2 पर,
इसलिए विस्थापन को हमने उल्टे नाम से मान लिया और ये हो गया R21 सदिश। ठीक है, अब सदिश निरूपण को समझने के लिए हमें इन दोनों बलों के मान ज्ञात करने हैं, और ये दोनों बल किसका काम कर रहे हैं? विद्युत बल का। और विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? कूलाम के नियम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सब लोग, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखिए। हम लिख रहे हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से विद्युत बल ज्ञात करने का सूत्र क्या था? निर्वात में F0 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही तो था। ये जो बल है ये अदिश रूप में है और यहां चाहिए सदिश रूप में, तो इसी बल को सदिश रूप में बदलने के लिए क्या किया हमने? ये तीर का निशान और आगे गुणा कर दिया एक एकांक सदिश से, जो इस विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लागू करते हुए हम दोनों विद्युत बलों का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले कोई भी एक उठा लो, जैसे मैं ये वाला उठा रहा हूं। ठीक है, तो इसे शब्दों में क्या लिखोगे? 1 2 का मतलब क्या है? द्वितीय आवेश के कारण प्रथम आवेश पर कार्यरत विद्युत बल। तो मैं लिख सकता हूं अतः द्वितीय आवेश के कारण, अतः द्वितीय आवेश के कारण प्रथम आवेश पर विद्युत बल। ठीक है, डैश। दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए F0 सदिश का काम दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले विद्युत बल की जगह कौन करेगा? F12 सदिश, यानी F0 सदिश की जगह F12 सदिश। तो रखेंगे मान, ये हो गया वेक्टर F12 बराबर विद्युत बल किस में लग रहा है? निर्वात में। तो वही K, पहले आवेश का मान यहां भी Q1 है और ये Q2, तो वही हो गया K Q1 Q2 बटा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, ये तो है विस्थापन दोनों, और इस पे से तीर का निशान हटा देंगे तो क्या मिल जाएगी? दूरी, यानी दिशा हटा देंगे तो दूरी और दिशा जोड़ देंगे तो विस्थापन। तो देखिए कौन से के कारण कौन से पर ज्ञात करें? दूसरे के कारण पहले पर, तो दूरी भी दूसरे से लेकर पहले तक की चाहिएगी। तो ये रही दूरी R12 और इस पर सदिश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो दूरी का काम R की जगह कौन कर रहा है? R12 का स्क्वायर, और फिर सदिश रूप में लिखने के लिए आगे चाहिए हमें एक एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का काम मान रहे कौन कर रहा है? R12। ठीक है, जो दूरी है उसी को एकांक सदिश के रूप में लिख दिया हमने। चलो, अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था एकांक सदिश की परिभाषा। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो मैं यहां पर इस एकांक सदिश का दूसरा रूप लिखता हूं, क्या होगा बोलो? R12, कैप लगा हुआ है, इसका मतलब एकांक सदिश है, इसे लिखेंगे। देखो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, यदि एक एकांक सदिश है ए कैप, जिसे हमने लिखा सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहां ए कैप का काम कौन कर रहा है? R12 कैप, तो इसको चेंज कर दो, R कैप 12 बराबर वेक्टर R12, इसका परिमाण R12। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो इसको हटाकर ये वाला मान भी तो रख सकते हैं। रखेंगे तो क्या बनेगी समीकरण? इसलिए F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर पहले से पढ़ा है, और यहां पर हो जाएगा R12 सदिश बटा ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर और यहाँ R12। ठीक है, ये सेम है, दो घात पहले से है, गुणा हो रहे हैं, आधार समान होगा तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो दो तो ये और एक ये, कितनी होगी? 3। तो क्या बना? F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा R12 की होल पावर हो गई 3 और आगे हो गया गुणा में
वेक्टर R12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब इसका उल्टा ज्ञात करेंगे। उल्टा ज्ञात करेंगे तो अब पूरा दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। देखो क्या होगा, हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या ज्ञात करना है हमें, F21। इसे क्या लिखेंगे, प्रथम आवेश के कारण द्वितीय आवेश पर कार्यरत विद्युत बल। तो मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार प्रथम आवेश के कारण द्वितीय आवेश पर कार्यरत विद्युत बल। ठीक है, अब प्रथम के कारण दूसरे पर लगने वाले विद्युत बल को क्या लिखेंगे गणितीय रूप से, F21। ठीक है, तो यहां से इस सूत्र को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो क्या क्या चेंज होगा, F12 की जगह क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर, ठीक है, निर्वात है तो वही K आएगा। किस किस के मध्य लग रहा है, Q1 और Q2, तो वही आवेश रह जाएंगे। क्या बनेगी समीकरण बोलो, K Q1 Q2, फिर बटा में देखो, यहां द्वितीय के कारण प्रथम पर बल लग रहा था तो दूरी को हमने काम में लिया था R12। अब इसका उल्टा हो गया तो दूरी क्या हो जाएगी, R21। तो यहां पर बन गया R21 की होल पावर 3, फिर गुणा, और यहां वेक्टर काम में आ रहा है R12। अब इसका उल्टा है तो उल्टा होते हैं वेक्टर काम में आ जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आगे क्या होगा देखिएगा। आप लोग यहां इस चित्र में देखिए, आप Q1 से लेकर Q2 तक जाओ, चाहे Q2 से लेकर Q1 तक आओ। ठीक है, यहां से दूरी को मापना स्टार्ट करोगे यहां तक, तो उल्टी दूरी नापोगे तो भी वही रहेगी। कहने का मतलब मैं इस दीवार से लेकर उस दीवार तक जाऊं, चाहे उस दीवार से चलकर यहां तक आऊं, दूरी तो समान रहेगी, लेकिन मेरे चलने की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। यानी दूरी तो समान है दोनों आवेशों के मध्य की, लेकिन विस्थापन क्या है, विपरीत। क्यों, क्योंकि दिशा क्या हो चुकी है, विपरीत। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो समान है, लेकिन विस्थापन परस्पर क्या है, विपरीत। इस बात को लिख सकता हूं यहां पर, ये लिख सकते हैं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी समान तथा विस्थापन विपरीत है। तो इस बात को हम गणितीय रूप से लिखेंगे। देखो, दूरी का मतलब सदिश का निशान नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों से सदिश का निशान हटाएंगे तो कितनी दूरियां हैं, 2, R12 और दूसरी है R21। तो ये तो समान है, दूरी तो समान है, तो दूरी को लिखेंगे, एक दूरी है R12 और ऐसे लिख देता हूं R21, और दूसरी दूरी है R12। ये तो आपस में समान है। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या है, विपरीत। अब विस्थापन कब होगा, जब इनके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर का निशान। तो ऐसा लिख सकते हैं इसे R21 सदिश, ये तो पहला विस्थापन, फिर दूसरा R12 सदिश, और विस्थापन क्या है, विपरीत। विपरीत को दर्शाने के लिए पहले क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। ठीक है, विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, माइनस का। तो अब देखो, जहां R21 है उसकी जगह तो मैं R12 लिख सकता हूं, और जहां वेक्टर R21 है उसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस R12 वेक्टर। तो इसमें पड़े हैं दोनों, इनकी जगह रखेंगे तो क्या बनेगी समीकरण, इसलिए F21 वेक्टर बराबर, देखिए K Q1 Q2, इनमें कोई बदलाव नहीं, फिर R21 की जगह क्या लिखूंगा, R12। ये हो गया R12, पावर कितनी है, 3, फिर गुणा, फिर इसकी जगह क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में लिख लेता हूं माइनस, और ये हो गया वेक्टर R12। ठीक है, इस माइनस को आप बाहर लगाएंगे, माइनस को बाहर लगाएंगे तो क्या बनेगी समीकरण, ये हो गया
F21 वेक्टर बराबर माइनस के Q1 Q2 बटा R12 की होल पावर 3 फिर गुणा आगे वेक्टर R12। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं, F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा R12 की पावर 3 फिर गुणा वेक्टर R12। ठीक है, इसका मतलब इतने ते मान की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F12, और ये इतना था मान कहां रहा है, इस समीकरण नंबर 2 में, इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से मान रख दीजिए, तो क्या बनेगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से मान रखेंगे इसमें, तो इधर पड़ा है F21 वेक्टर बराबर, फिर ये क्या पड़ा है माइनस, ये माइनस रह गया, और इतने ते मान की जगह मैं क्या लिख सकता हूं समीकरण 1 से F12, तो ये लिख दिया हमने F वेक्टर 1 2। ये कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बार मैं इसको पूरा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे इसका मतलब निकालते हैं। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझने के लिए हमने एक XY तल लिया, जिसके अंदर हमने 2 आवेश रखे, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। इन दोनों आवेशों की स्थिति को दर्शाने के लिए हमने स्थिति सदिशों का प्रयोग किया। पहले आवेश का स्थिति सदिश है R1 सदिश, दूसरे का स्थिति सदिश है R2 सदिश। ठीक है, ये दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे को समान प्रकृति होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए कितने विद्युत बल हैं, 2, एक दूसरे के कारण पहले पर, एक पहले के कारण दूसरे पर। तो विद्युत बल एक हो गया वेक्टर F12, एक हो गया इसका उल्टा वेक्टर F21। ठीक है, इन दोनों विद्युत बलों के लिए विस्थापन क्रम से है, एक R12 वेक्टर, एक हो गया R21 वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों बलों का, विद्युत बलों का मान ज्ञात करने के लिए हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप काम में लिया। सदिश रूप क्या है, F0 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर गुणा R कैप, जो कि एक एकांक सदिश है जो दिशा को प्रदर्शित करने हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 विद्युत बल ज्ञात करने थे, उसमें सबसे पहले हमने ज्ञात किया दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला विद्युत बल, जिसका मान हमने इस कूलाम के नियम के सदिश रूप से ज्ञात कर लिया। फिर इसी प्रकार इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रथम के कारण दूसरे पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात किया, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो समान है, लेकिन दिशा परस्पर क्या है, विपरीत। इसका मतलब विस्थापन विपरीत है, दूरी समान है। मान रखा, और मान रखने के बाद में लास्ट में जो फाइनल समीकरण बनी, तो उसमें हमने देखा कि वेक्टर F21 बराबर है, किसके बराबर है, माइनस वेक्टर F12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बल हैं वो परिमाण में तो क्या है, समान, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। माइनस आ रहा है, इसका मतलब दिशा तो क्या है, विपरीत, और परिमाण क्या है, समान। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से यह सिद्ध होता है कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों का मान सदैव परिमाण में समान और दिशा में क्या रहता है, विपरीत। और ऐसा ही एक नियम आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जिसे हमने कहा था न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसे कहा जा रहा था क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो समान मान की क्या होगी, प्रतिक्रिया। कहने का मतलब प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में सदैव क्या होती है, प्रतिक्रिया। और इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का नियम है वो सदैव कौन से नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्यों, क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल परिमाण में तो क्या है, समान, और दिशा में क्या है, विपरीत। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कूलाम का नियम है वो सदैव न्यूटन की गति के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।